तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। पिछले हफ्ते की शायद बात है, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें कत्ल का तरीका एक लेडी डॉक्टर जो डेंटिस्ट थी, उसने कैसे स्लो पॉइजन देकर अपने ही भाई और उस भाई की एक 14 महीने की बच्ची यानी अपनी भतीजी को उसने मौत के घाट उतारा था, उनकी जान ली थी। उसके बाद बहुत सारे आप लोगों के मेल आए थे जिसमें मैंने उस पॉइज़न का नाम बताया था। 2 तरह के अलग पॉइज़न थे और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस तरह से नाम ना लिया करें, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आइडिया आता है और वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे ये बात बहुत सही लगी। मैंने उस दिन भी कहा था मुझे कि नहीं नाम लेना चाहिए था, क्योंकि कब कहाँ किस खुराफाती दिमाग में ये चीज़ें घुस जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब ये सारी चीज़ें आपने मेल में लिखी और उस रात मैं बहुत सोचा भी था कि कई बार ऐसा होता है जो हम लोग कहते हैं या बताते हैं, क्या उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो सकता है। फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट याद आए कि हाँ हो सकता है। ऐसे हमारे सोसाइटी समाज में बहुत सारे क्राइम हुए जो किताबों से, नॉवेल से, फिल्मों से, सीरियल से, क्राइम के शोज़ से प्रभावित होकर हुए, वहाँ से आइडियाज़ लिए गए। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी तब उसी वक्त कई सवाल ख्याल बनकर जहन में उतर रहे थे कि ऐसा कब कब कैसे कैसे हो सकता है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले वो ख्याल आप तक रखना चाहता हूँ। जैसे एक पुलिस वाला है। अब एक पुलिस अफसर जो तमाम क्राइम के सीन पे जाता है, इन्वेस्टिगेट करता है, कातिल को पकड़ता है, उनके खिलाफ सबूत जुटाता है, चाहे वो कत्ल हो, रेप हो, कोई भी क्राइम। तो अपने फील्ड में ये काम करते करते उसको इतना तजुर्बा हो जाता है, ये मुझे लगता है कि शायद वो एक वक्त ऐसा है जब वो बता सकता है कि यार ये कत्ल कैसे किया कातिल ने, कातिल कौन होगा, कहाँ उसने कमियां छोड़ी, कहाँ सबूत छोड़ा। तो जब ये सारी चीज़ें इतना एक्सपीरियंस हो गया, अब ऊपर वाला ना करे, किसी दिन उस पुलिस वाले का दिमाग घूम गया या कुछ ऐसे सिचुएशन उसके सामने आ गए कि उसे कत्ल करना है। तब सोचिए कि एक पुलिस वाला जो पूरी ज़िंदगी यूनिफॉर्म पहनकर कत्ल के केस की पहेली को सुलझाता रहा, अब वो खुद एक कत्ल करने जा रहा है। अब वो कत्ल करने जा रहा है तो वो अपने तमाम केसेस को भी याद रखेगा कि कहाँ कहाँ कातिलों ने गलती की जिसकी वजह से वो पकड़े गए, उनको सज़ा हुई। तो मैं उन चीज़ों को ना करूँ तो फिर वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो हर कदम फूंक कर उठाएगा। उसी तरीके से आप लॉयर की बात करें, वकीलों की, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन होता है, उसका चार्जशीट अब अदालत में सारा वकील के ही ऊपर है दारोमदार कि वो सज़ा दिलाए या फिर उसकी दलील कम हो तो बरी हो जाए। तो वकील भी इन सारे केसेस की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, चार्जशीट से लेकर FIR, तमाम सबूत, गवाह जो उनके सामने रखे जाते हैं, बारीक से बारीक चीज़ों पे वो गौर करते हैं और फिर मुकदमे की तैयारी करते हैं और केस लड़ते हैं। अब अगर किसी वकील का ही दिमाग घूम जाए और उसे क्राइम करना पड़े, ख़ासतौर पर कोई कत्ल, तो सोचिए जो दिन भर अदालत में बैठकर बहस कर रहा है, दलीलें दे रहा है, सबूत, गवाह कैसे पेश किए जाते हैं, क्या पेश करना है, कब किस मौके पर क्या कहना है, किस चीज़ को उठाना है, किस चीज़ को गिराना है। तो अब अगर उस वकील के सामने भी ये सिचुएशन हो, कभी वो कत्ल करे, तो फिर वो भी ख़तरनाक है, क्योंकि वो सारे बचाव के रास्ते पहले सोचेगा कि मुझे क्या करना है जिससे मैं पकड़ा ना जाऊँ। उसी तरह बहुत सारे राइटर हैं, नॉवेल लिखते हैं, कैरेक्टर को गढ़ते हैं, ज़िंदा करते हैं, फिर एक कहानी लिखते हैं, उसके बाद अब उसमें कोई एक अगर क्राइम हुआ तो उसको सॉल्व करते हैं और आखिर में जाकर उस केस को खोलते हैं। उसी तरीके से हम क्राइम जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं, अगर मैं ईमानदारी से सोचूं तो, कि एक क्राइम रिपोर्टर पूरी ज़िंदगी स्पॉट पे होता है, अलग अलग क्राइम के सीन को देखता है, अलग अलग क्राइम को कवर करता है। उसके बाद वो काफ़ी डीपली उसमें इन्वॉल्व होता है कि पुलिस अब तक क्या कर रही है, पुलिस ने कौन कौन से सबूत इकट्ठा किए हैं, क्या क्या एविडेंस मिले हैं, कातिल कौन है, कातिल अगर पकड़ा गया तो उसने कौन कौन सी वो गलतियां की जिसकी वजह से पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो वो कौन कौन से उसने चालाकी की जिसकी वजह से केस उलझा हुआ और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को एक क्राइम जर्नलिस्ट को करीब से देखने, समझने, बूझने का मौका मिलता है। अब ऐसे में उसे भी कम से कम इतनी जानकारी तो हो सकती है या हो जाती है कि क्राइम सीन पे कहाँ क्या खेल करना चाहिए, एक क्राइम सीन में क्या कुछ दिखना चाहिए, एक परफेक्ट क्राइम करने के लिए कैसे क्या कुछ इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप बचे रहें।
तो अगर अब एक क्राइम जर्नलिस्ट का भी दिमाग घूम गया और उसने ऐसे कोई क्राइम किए, तो जाहिर है कि वो भी तमाम चीज़ें सोचेगा अपने तजुर्बे से, और फिर उसके बाद कहेगा कि मुझे ये क्राइम करना ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। तो कुल मिला के पेशे के अलग अलग लोग हों, चाहे पुलिस हो, वकील हो, राइटर हो, जर्नलिस्ट हो, क्राइम, मकसद एक है कि अगर वो क्राइम करते हैं तो ये मेरे कहने का भी मतलब यही है कि फिर वो अपने आप के बचाव का सबसे पहले सोचते हैं और उसके बाद करते हैं। हालांकि एक दूसरा सच ये है कि हर शख्स यही सोचता है, हर क्राइम क्रिमिनल यही सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें करता है, तमाम क्राइम सीन को रिक्रिएट करता है, बनाता है, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे तिकड़म करता है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और आखिर में वो पकड़ा जाता है। तो इस सच को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये सारी बातें, एक तो मैंने बताया कि ये ख्याल थे जो सवाल बनकर जहन में आ रहे थे, मैंने कहा आपसे शेयर करूं, लेकिन उसकी एक वजह और भी थी। जो आज की कहानी है वो इसी ख्याल और सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। एक राइटर की कहानी है ये, और इत्तेफाक से जब मैं आज ये कहानी सुना रहा हूँ, अमेरिका की एक अदालत में ये मुकदमा इस वक्त भी चल रहा है। अगले 5 वीक, 2 हफ्ते हो गए शायद, 7 वीक के अंदर अंदर अदालत को अपना फैसला सुनाना है। ये मुकदमा एक कत्ल का है और उस कत्ल को लेकर बड़ा इसमें चर्चा है इस वक्त अमेरिका के कुछ इलाकों में, क्योंकि ये केस ही ऐसा है। एक 71 ईयर ओल्ड लेडी और 65 ईयर ओल्ड उसके हस्बैंड की कहानी है ये। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 जून 2018 को, 2 जून 2018, सुबह के 7:30 बजे थे। एक शख्स जो कि अमेरिका के डैनियल पोर्टलैंड के ओरेगॉन इलाके में शेफ का काम करता था, और जो शेफ का काम करता था उसका नाम था डैनियल ब्रोफी। डैनियल ब्रोफी की उम्र करीब 65 साल, 65 ईयर ओल्ड, शेफ का काम करता था। तो इसी पोर्टलैंड इलाके में वो अपना उस दिन भी सुबह ड्यूटी पे था। सुबह के करीब 7:30 बजे थे। किचन के अंदर था, वो शेफ है तो उसका काम किचन में था, और इत्तेफाक से उस वक्त तक बाकी मुलाजिम वहाँ पर आए नहीं थे, और कुछ थे तो वो दूसरे हिस्से में थे उस बिल्डिंग के। किचन में वो अकेला था। 7:30 के आसपास अचानक गोली चलने की आवाज़ आती, 2 गन शॉट, 2 फायर। थोड़ी देर के बाद उसी जगह पे काम करने वाले कुछ दूसरे मुलाजिम किचन की तरफ आते हैं। जब वो किचन की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि डैनियल ब्रोफी रसोई में ही, यानी किचन में ही, फर्श पे गिरा हुआ है, खून से लथपथ है। फ़ौरन बदहवासी में वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस आती है, उसको ले जाया जाता है। एक सीने पर और एक पीठ पर 2 गोलियां लगी थी। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। थोड़ी देर के बाद डैनियल ब्रोफी की मौत हो जाती है। अब पहली नज़र में जिस तरह जो बुलेट के मार थे वो सुसाइड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सीने पे गोली है, चलिए सीने पे कोशिश करके आदमी मार भी सकता है, लेकिन सुसाइड करने वाला ऐसा करता नहीं है जनरली। और एक पीठ पे था, तो इसका मतलब है कि पीछे से भी किसी ने गोली मारी, और शायद जब वो पलटा तो फिर दूसरी गोली सीने पे लगी। पुलिस ने इसके बाद कत्ल का मामला दर्ज किया, तफ्तीश शुरू की। 2 जून 2018 की यह वारदात थी, लेकिन वक्त बीतता गया, कोई सुराग नहीं मिला। फैमिली में सिर्फ ब्रोफी की एक पत्नी थी, नैन्सी। नैन्सी ब्रोफी और डैनियल ब्रोफी की शादी 1971 में हुई थी, और नैन्सी की अब उम्र करीब 71 ईयर है, डैनियल 65, 6 साल उससे छोटा। और कहते हैं कि दोनों में बड़ा प्यार, ज़िंदगी भर दोनों साथ रहे, और तमाम पड़ोसियों से, जिस जगह काम करते हैं वहाँ के लोगों से पूछताछ हुई, कोई ऐसी चीज़ पता नहीं चली। हाँ, इस दौरान ये ज़रूर पता चला कि ये जो नैन्सी ब्रोफी हैं ये एक जानी मानी हस्ती हैं, एक शख्सियत है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे हैं, और इनके नावल का जो किरदार और थीम ज़्यादातर होता था वो रोमांटिक नावल था, रोमांस से भरपूर वो सारी चीज़ें वो लिखती थी। तो एक नाम था उनका एक नॉवलिस्ट के तौर पर। अब पुलिस तफ्तीश करती रहती है। हालांकि इस 2 जून के इंसिडेंट के बाद 3 जून को नैन्सी फेसबुक पे एक पोस्ट डालती हैं, और उस पोस्ट में वो लिखती हैं
कि मेरे पास एक बहुत बुरी और अफसोसनाक खबर है। मेरे हस्बैंड और मेरे बेस्ट फ्रेंड ब्रोफी अब इस दुनिया में नहीं रहे और कल किसी ने उनका कत्ल कर दिया। आप में से जो बहुत सारे लोग हमारे और ब्रोफी के करीब हैं, दोस्त हैं, आप लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, पर शायद मैं इस हालत में नहीं हूँ कि हर एक से बात कर सकूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और ये एक बुरी खबर है। ये उन्होंने फेसबुक पे 3 जून 2018 को पोस्ट किया। फिर एक और पोस्ट किया उन्होंने कि जब सब कुछ हुआ, अफसोस की बात है कि मैं उस वक्त वहाँ नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी। अब ये 2 पोस्ट किया उन्होंने। पुलिस अपनी जांच करती रही लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला इस पोर्टलैंड के ओरेगन इलाके का। जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो अचानक एक तस्वीर ने पुलिस को चौंकाया। उस तस्वीर में दिखा कि नैन्सी की गाड़ी इस इंसिडेंट के 13 मिनट के बाद उसी बिल्डिंग के करीब से होकर गुजरी है। जब वो गुजरी और सीसीटीवी में जो टाइम था उसके 13 मिनट के बाद ब्रोफी का कत्ल हुआ था। तो अब कुछ जगह पे ऐसे थे जहाँ पे वो गलियाँ भी थीं, तो कैमरे में वो गाड़ी कैद नहीं हुई, लेकिन इस बिल्डिंग के करीबी जो कुछ सीसीटीवी कैमरा था उन्होंने दिखाया और उस कैमरे से ये पता चल गया कि नैन्सी उस इलाके में उस वक्त मौजूद थी। अब पुलिस ने जब नैन्सी का फेसबुक का पोस्ट देखा तो पुलिस थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि पोस्ट में लिख रही है कि मैं इत्तफाक से इस दिन इस पोर्टलैंड में नहीं थी। अब पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि ये मौका वारदात के बेहद करीब थी, लेकिन ये खुद बता रही हैं कि ये उस दिन वहाँ पे थी ही नहीं, बल्कि उस शहर में नहीं थी। पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने कहा नैन्सी से पूछताछ करते हैं। जब ये सारी बातें हो रही थी, इसी दौरान किसी ने पुलिस को नैन्सी के एक नॉवेल के बारे में बताया और उस नॉवेल के बारे में जो बताया तो पुलिस और भी चौंकी कि आखिर एक ऐसा नॉवेल जिसमें कत्ल की कहानी है, और कहानी भी ऐसी है कि हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड, ये उसका अनुमान, ये उसका टाइटल था। हालांकि ये नॉवेल 2011 में लिखा था नैन्सी ने, लेकिन इस नॉवेल में बड़ा सिंपल और साफ शब्दों में जो कुछ उन्होंने लिखा था और इसीलिए उसकी टाइटल रखा था हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे। अब 2011 में नैन्सी एक नॉवेल लिखती हैं। 7 साल के बाद यानी कि 2018 में जिसने नॉवेल लिखा उसी के हस्बैंड का कत्ल हो जाता है। अब नॉवेल में कई चीज़ें ऐसी लिखी थी जो इस सीन ऑफ क्राइम से बड़ा जेल करती थी, मिलती थी। एक जगह पे इन्होंने अपने इस नॉवेल में लिखा था हाउ टू किल योर हस्बैंड में। उस नॉवेल में कुछ चैप्टर थे, उसमें से एक जगह लिखा था कि मुझे लगता है कि अगर किसी को मारना हो तो ये काम मुश्किल नहीं है, आसान है, और मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर मेरे दीवार पे खून के निशान हो या फिर इंसान की खोपड़ी बिखरी पड़ी हो। मैं हालांकि झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये भी सच है कि अगर कत्ल करने के बाद बचा जा सकता है तो वो कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि जो जेल की वर्दी के कपड़े के कलर हैं जो, वो मुझे पसंद नहीं है और मुझे जेल और जेल की वर्दी भी पसंद नहीं है। तो कत्ल करने के बाद अगर आप बच सकते हैं और बाहर हैं तो फिर कत्ल हो जाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। अब 2011 में ये नॉवेल लिखा गया हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड। 2018 में ये कत्ल हो गया। पुलिस को कोई और अब तक सुराग मिला नहीं, कोई विटनेस था नहीं। जितने वहाँ पे एम्प्लॉय थे उनको खंगाला, उन सब से भी पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो देखा गया हो, बाहरी शख्स। सबके फिंगरप्रिंट्स भी लिए, कोई मिलान नहीं हो पाया। अब ये नॉवेल और सीसीटीवी फुटेज 2 चीज़ें इशारा कर रही थी कहीं ना कहीं नैन्सी की तरफ, लेकिन पुलिस बड़ा संभल कर कदम रख रही थी कि एक नॉवेल में ये लिखना कि हाउ टू मर्डर योर हस्बैंड और फिर कत्ल कर देना, इन दोनों को जोड़ें कैसे। दूसरा ये भी लगा कि बड़े आसानी से वो बच सकती है, क्योंकि कहेगी ये तो मैंने 11 में लिखा था और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ही लिखूँ और मैं उसको अपने ही घर में अमल में ले आऊँ।
कि अपने ही पति का फिर कत्ल भी कर दूं और यह खुद भी लिखूं कि अपने पति का कत्ल कैसे करना है, तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी, पहला शक मेरे ऊपर जाएगा। पुलिस को लगा कि इसके बाद और भी सबूत की ज़रूरत है, वरना फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसी दौरान में पुलिस को पता चला कि कुछ वक्त पहले घोस्ट गन, कई गन अलग अलग तरीके के थे, वो नैन्सी ने ख़रीदा था। इसके ऊपर जब नैन्सी ने तब तक अपना वकील भी कर लिया था क्योंकि पुलिस को डाउट था, तो उसने कहा कि कई नावल लिख रहे थे और कई नावल के लिखने के लिए कई रिसर्च की ज़रूरत होती है। जैसे अगर गोली से किसी को मारना हो तो कैसे पिस्टल काम करता है, क्या करता है, ये दलील दी गई। तो ये कत्ल के लिए नहीं बल्कि अपनी अगली नावल के लिए, वो प्लॉट के लिए ये चीज़ें उन्होंने ख़रीदी थी। अब पुलिस को लगा कि ये भी अदालत में शायद दलील बेकार जाए, लेकिन फिर पता चला पुलिस को कि नैन्सी के घर के पास ही एक शूटिंग रेंज है और 2 जून से पहले अप्रैल और मई में नैन्सी कई बार उस शूटिंग रेंज में गई और उन्होंने प्रैक्टिस की। अब सवाल ये था कि उन्होंने प्रैक्टिस क्यों की, पति को गोली मारने के लिए या सचमुच अपने अगले नावल का जो प्लॉट जो था, जो लिख रही थी, उसके एक्सपीरियंस के लिए तजुर्बा ले रही थी वो। अब ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि कोई पुख्ता सबूत और या कोई गवाह, आई विटनेस था नहीं। लेकिन इधर कोई और कातिल मिल नहीं रहा और पुलिस को यकीन हो गया कि इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए मजबूरन फिर पुलिस ने कहा कि जितने सबूत हैं उसी बिना पर नैन्सी को अरेस्ट करते हैं, और आखिरकार नैन्सी को 2020 में अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद अदालत में ये मामला पेश हुआ, लेकिन बदकिस्मती से जैसी अदालत में ये मामला गया, कोरोना ने दस्तक दे दी और धीरे धीरे कोरोना की जद में पूरी दुनिया आ चुकी थी। अमेरिका में और भी हालत ख़राब हो गए। न्यूयॉर्क में एक दिन में सैकड़ों लोगों की जान जा रही थी, लाखों लोग वहाँ इससे प्रभावित हुए। तो अब कोरोना की वजह से सारी दुनिया में एक तरह से तालाबंदी थी, कोर्ट पे भी ताला लग गया, हमारे यहाँ जैसे हर देश में हुआ। तो उस चक्कर में ये केस लटक गया। फिर 2021 आया, कोरोना ने दूसरी लहर ली, उसमें भी और मुश्किल आ गया। करते करते अब 2022 आ गया। 2 साल तक ये केस अदालत में यूं ही लंबित पड़ा रहा, मुकदमा आगे बढ़ा ही नहीं। 2 साल के बाद हालात नॉर्मल हुए, पूरी दुनिया में कोरोना लगभग ख़त्म हो रहा है। तो उसके बाद इस मुकदमे की जो सुनवाई है 2 हफ्ते पहले शुरू हुई, इसी अप्रैल में। अदालत के पास टाइम है 7 हफ्ते में अपना फैसला सुनाने का। अब अदालत के सामने सरकारी वकील ने जो दलील दी वो वही दलील दी। उन्होंने कहा, एक, जिस दिन यह कत्ल हुआ उससे 13 मिनट बाद नैन्सी की गाड़ी उस इलाके में देखी गई और नैन्सी ने झूठ कहा कि वो थी नहीं, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला। दूसरा, जब कत्ल हुआ तो वहाँ पे कोई और नहीं था, कोई ऐसा मिला नहीं जिसके ऊपर शक किया जाए, तो फिर नैन्सी ही के ऊपर शक की सुई जाती है। तीसरा, कत्ल से पहले उन्होंने शूटिंग रेंज में जाकर बाकायदा गन चलाने की प्रैक्टिस की और यहाँ कत्ल गन से हुआ, 2 बुलेट लगे। तीसरा, चौथी दलील दी गई कि उन्होंने एक नॉवेल लिखा था 7 साल पहले, हाउ टू किल योर हस्बैंड, और उन्हीं के हस्बैंड की मौत हो गई और लगभग उसी तरीके से जो नॉवेल में इशारा दिया गया था। अच्छा, इस नॉवेल में भी हाउ टू किल योर हस्बैंड में कुछ जगह बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। अब ये सारी दलील दी गई, लेकिन इसके बाद जो सबसे पुख्ता दलील दी गई, जिस पे लगा कि पुलिस अब वो नैन्सी को घेर सकती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि जो डैनियल ब्रोफी हैं, नैन्सी के हस्बैंड, इन्होंने 5 साल पहले, बल्कि 4 साल पहले एक इंश्योरेंस कराया, बीमा, अपने नाम पर, और इस इंश्योरेंस की कीमत थी 1.4 मिलियन, $14 लाख। $14 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, लगभग इंडियन करेंसी में अगर हम कहें तो 1 करोड़ के करीब। इसके बाद पिछले 5-6 साल में इन दोनों की माली हालत थोड़ी बिगड़ती गई। पहले बहुत सारे नॉवेल लिखे, कुछ पैसे रॉयल्टी के और उसके आते थे। अपना डैनियल ब्रोफी जो है वो शेफ का काम कर रहे थे, लेकिन उम्र बढ़ रही थी और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीद रखी थी, तो EMI की किस्तें और ये वो, और ऊपर से इन्होंने $1.4 मिलियन का बीमा करा लिया। अब इस बीमा की रकम, जो प्रीमियम है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा था, माली हालत ठीक नहीं थी। लेकिन पुलिस ने जब घर के पूरे रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि पिछले 5-6 साल में इस
ब्रॉफी फैमिली ने अपने खर्च में बहुत कटौती की। इन्होंने घूमना फिरना बंद कर दिया, बाहर जाना बहुत कम निकलते, गाड़ियों का इस्तेमाल भी कम करते, पार्टीज़ वार्टीज़ ये सब का कोई मतलब नहीं था। तो इन्होंने अपने कटौती बहुत की खर्च में। लेकिन एक चीज़ कि सब कुछ करने के बाद कभी भी प्रीमियम का जो अमाउंट था वो देने में इन्होंने डिले नहीं किया। चाहे कुछ हो जाए, नैन्सी जो है वो पैसे देती थी। बीच में एक बार ऐसा हुआ था तो उसके बाद उसने $16,000 लास्ट जो पेमेंट था वो किया था, $16,000। तो प्रीमियम का अमाउंट हमेशा वक्त पे देना। तो ये सारी चीज़ें, खर्च में कटौती, उसके बाद अचानक ये बीमा इतना बड़ा, तो ये सब क्या है? तब पुलिस ने यहाँ मोटिव निकाला। पुलिस का मोटिव ये था कि 65 साल की उम्र में, बल्कि 60 उस वक्त और कम थी, डैनियल ब्रोफी ने एक तो बीमा कराया। अब बीमा उन्होंने अपने नाम पे कराया, जबकि उनकी वाइफ की उम्र से 71, इनकी 65 है। तो वाइफ के नाम पे क्यों नहीं और हस्बैंड के नाम पे क्यों? पहला सवाल ये था। दूसरा ये था कि जब इतनी क्राइसिस थी उसके बावजूद इतने भारी भरकम रकम का बीमा क्यों कराया? फिर पुलिस ने जो कहानी सुनाई वो ये थी कि इस 1.4 मिलियन बीमा के रकम के लिए ही नैन्सी ने अपने पति का कत्ल किया और बाकायदा अदालत में ये चार्जशीट में लिखा गया। अब नैन्सी का ये कहना था कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं था बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था और हम हमेशा साथ रहे। बट सरकारी वकील की दलील यही थी कि बीमा की रकम मेन मोटिव है। पति की मौत के बाद ये सारी रकम नैन्सी को मिलती और इसीलिए नैन्सी ने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। और ये भी है कि 7 साल पहले ऐसी ही कहानी एक उन्होंने बाकायदा हूबहू लिखी कि हाउ टू किल योर हस्बैंड। अदालत ने ये सारी चीज़ें मानी, लेकिन अदालत का एक इम्पॉर्टेंट फैसला पिछले हफ्ते आया। उन्होंने कहा कि आप कत्ल में जितने सबूत हैं बाकी सब रखिए, लेकिन इस नॉवेल को इस कोर्ट की कार्रवाई से हटा दीजिए, इसलिए कि नॉवेल की वजह से ही नैन्सी को कातिल माना जाए इसका कोई आधार नहीं है। नॉवेल 7 साल पहले लिखा, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उस नॉवेल को लिखने के बाद नॉवेल के हिसाब से नैन्सी कत्ल करेगी, अदालत इन चीज़ों को नहीं मानता है क्योंकि ये हवाई है। तो आप इस बुक को, जो उन्होंने नॉवेल लिखा था हाउ टू किल योर हस्बैंड, इसको आप सबूत के खाने से हटा दीजिए और बाकी जो सबूत उनके ख़िलाफ़ हैं, चाहे सीसीटीवी फुटेज है, शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस है या फिर मौका वारदात पर उनका मौजूदगी है उनकी, आप ये सारी चीज़ें रखिए। तो कोर्ट ने इस नॉवेल को सबूत मानने से इनकार कर दिया है। जिरह जारी है और अगले 4 से 5 हफ्ते में इस कोर्ट का फैसला आना है। फ़िलहाल नैन्सी पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, सुनवाई पर वो अदालत पहुंचती हैं, लेकिन इस केस का अंजाम क्या होगा? क्या नैन्सी को अपने ही पति के कत्ल के जुर्म में अदालत सज़ा सुनाएगी, वो बरी होंगी? और क्या इस कत्ल का उस नॉवेल से कोई रिश्ता है? ये सारी चीज़ें अभी एक रहस्य बनी हुई, एक पहेली बनी हुई हैं। जैसे ही ये पहेली उजागर होगी आप तक ज़रूर इसका फॉलोअप लेकर आऊँगा, ये मेरा वादा है। जिस दिन भी केस का फ़ैसला आएगा उसके सारी डिटेल्स के साथ आपके पास आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल कहानी यही है कि अदालत में ये मुकदमा जारी है और अपने आप में एक ऐतिहासिक फ़ैसला होगा कि एक लेडी जो नॉवेल लिखती है और ठीक उसी तरीके से 7 साल बाद उसके अपने ही पति का कत्ल हो जाता है, इस कत्ल में उसका कितना हाथ है, या फिर इस नॉवेल को आधार बनाकर ब्रॉफी के किसी दुश्मन ने हाथ आजमा लिया और कहा कि उसकी बीवी पे ही शक जाएगा। ये सारे सवाल अब भी सवाल बने हुए हैं। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन ख़त्म करूं उससे पहले सिलसिला। स्वर्णभा देवनाथ, आज इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वर्णभा। और गणेश देवनाथ जी उन्होंने भेजा है, इनके पिता हैं। इसके अलावा महेंद्र कुमार वर्मा सुल्तानपुर से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे महेंद्र साहब। शिफा का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिफा। और असगर अब्दुल इनके पिता हैं, वालिद हैं, उन्होंने भेजा है, भुज से हैं ये। मीनाक्षी शर्मा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी जी। और भरत शर्मा इनकी पत्नी है, उन्होंने भेजा है। आदित्य सिंह इनका भी आज जन्मदिन है, इनके दोस्त अरविंद ने भेजा है। इसके अलावा नेहा भार्गव इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा जी। और आकाश भार्गव जी ने भेजा है, सिरोंज मध्य प्रदेश से हैं ये। इसके अलावा कमलेश शर्मा और प्रदीप शर्मा जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। रिंकू वत्स ने भेजा है। देवेंद्र कुमार बलोड, और देवेंद्र कुमार हैं, ये बलोड ज़िला से हैं, छत्तीसगढ़ में।
100% ब्लाइंड हैं, कहानियाँ सुनते हैं और कॉलेज में इन्होंने शायद लिखा है कि कॉलेज कर रहे हैं। तो देवेंद्र जी दिल से शुक्रिया, और आपने जो बताया बड़ा अफसोस हुआ। चलिए कहीं अगर किसी तरह आपके काम आ सकूं तो बताइएगा। रणदीप धर रॉय, इन्होंने एक स्टोरी की फरमाइश की और थैंक यू सो मच आपके इस प्यार भरे मेल के लिए रणदीप जी। अपूर्वा श्रीवास्तव ने भी एक स्टोरी की सिफारिश की है। इसके अलावा मिर्ज़ा सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच मिर्ज़ा सुल्तान साहब, आपका मेल पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई दिल से। ये रिटायर्ड IAS अफसर हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत मेल लिखा है, हौसला बढ़ता है ऐसे मेल से, थैंक यू सो मच अगेन। इसके अलावा सिद्धांत त्यागी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। मोहम्मद अशरफ अली हैं, एक छपरा जेल ब्रेक की स्टोरी सुनना चाहते हैं। कैलाश चौधरी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। और सॉरी ये कैलाश चौधरी जी आज सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गए थे शायद, और ये गेट पे थे और इन्होंने कहा कि मिलना है, और मैं सुबह ऑफिस में नहीं था, कहीं बाहर था। तो कैलाश साहब माफ़ी चाहता हूँ, आप इतनी दूर आए और मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगर आप बता कर आए पहले से तो ज़रूर मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों का पता नहीं होता कब कहाँ पे होंगे। कपिल शर्मा हैं और इनके फादर की 8th एनिवर्सरी भी है, ऊपर वाला आत्मा को शांति दे। इमरान हैं देवघर से और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में हैं, थैंक यू इमरान। नरेश कुमार हैं नेपाल से और ये डॉन अल-बुदेश की कहानी सुनना चाहते हैं। अनुराग गुप्ता हैं और इन्होंने एक सवाल लिखा कि क्या एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है। तो अनुराग गुप्ता साहब, कानून की नज़र में तो कहीं पर रोक टोक नहीं है, बस शर्त एक है कि बालिग होने चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए और मर्ज़ी से होनी चाहिए। इसके अलावा मयूर थोले हैं, कल्पना मलकोटी हैं, अमित जागलान हैं, अर्शवीर सिंह हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। भास्कर ढकाल हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की। करीम रोज़ानी हैं और विकास कुमार हैं। ये विकास कुमार हमारे दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, कहानी सुनते हैं और पक्का विकास साहब दिल्ली में कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। हालांकि आपने लिखा आप DCP ऑफिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, तो कभी उधर आना हुआ तो ज़रूर मिलूंगा आपसे। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।